नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के लगभग 20% दलित वोट को अपने पाले में करने के लिए सभी पार्टियां बेताब नजर आ रही हैं। मेरठ में हुई एक दलित छात्रा की जघन्य हत्या और इससे पहले तमाम दूसरे मामलों में हर राजनीतिक दल अब दलितों के घर अपनी हाजिरी दर्ज करवाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में है। एक तरफ जहां मेरठ पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद और आवास देने का ऐलान हुआ, वहीं 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की डॉक्टर BR अंबेडकर मूर्ति विकास योजना और सीर गोवर्धनपुर से शुरू हो रहा 7 महीने लंबा गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान, ये सब लॉन्च कर बीजेपी ने यूपी की दलित राजनीति में बड़ा दांव खेल दिया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, यूपी के अंदर दोस्तों 84 आरक्षित सीटें हैं। आरक्षित सीटें यानी जहां पर अनुसूचित जाति के दलित समुदाय के उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं। वहां पर अखिलेश यादव ने एक एक्सपेरिमेंट लोकसभा चुनाव में भी किया था और ये माना जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में भी करेंगे कि जो आरक्षित सीटें हैं उनके अलावा जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी दलित प्रत्याशी उतारने की अखिलेश यादव की तैयारी है। ये एक बड़ा मैसेज है कि वो किस तरीके से दलित वोटरों को एक संदेश दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बहुजन विचार यात्रा निकल रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भाईचारा कमेटियां फिर से जिंदा करने की कोशिश की है पुराना जनाधार बचाने के लिए, और चंद्रशेखर आजाद अपनी एक सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार से चिराग पासवान भी यूपी की दलित राजनीति में अपनी जमीन तलाशते हमें नजर आ रहे हैं। तो सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी 2024 में खिसके अपने दलित वोट को 2027 में वापस पालेगी, या फिर अखिलेश यादव का पीडीए दांव और चंद्रशेखर की आक्रामकता 2027 में समीकरणों को बदल भी सकती है। इसी अहम मुद्दे पर बारीक विश्लेषण के लिए, इसे तफसील से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है कि 29 जुलाई से बीजेपी संत रविदास जयंती के 7 महीने पहले ही एक समरसता यात्रा शुरू कर रही है। बड़ा अभियान है बीजेपी का दलित पॉलिटिक्स के नजरिए से। क्या ये 2024 में जो वोट बीजेपी का खिसक गया था, उसे पाने की दिशा में ये एक आप इसे कदम मानते हैं, और क्या इस कदम से वो वोट वापस आ जाएगा बीजेपी के पास? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम 2013 से 12-13 से उसकी अगर हम चुनावी जो रणनीति रही है या जो उनकी राजनीति रही है उसको समझने की कोशिश करें, तो उन्होंने एक एक करके तमाम ऐसे जो है सोशल पॉलिटिकल आइकॉन्स थे जिससे कभी भारतीय जनता पार्टी या जो संघ परिवार कहें उससे अपने आप को जोड़कर नहीं देखता था, लेकिन उन सभी सोशल आइकॉन्स को धीरे धीरे अपने तरफ भारतीय जनता पार्टी लाती गई, और उन जो सोशल आइकॉन्स थे, जो सामाजिक प्रतीक थे, उनको आगे लाकर उस पूरे समुदाय को अपने साथ चुनावी रणनीति में लाने का प्रयास किया है, और कुछ हद तक अगर देखें तो वो सफल भी हुई हो। चाहे वो अभी जो आपने चर्चा की, जो एक राष्ट्रव्यापी आप कहें यात्रा निकाली जानी है संत रविदास जी की जयंती को लेकर, इसके पहले आप देखिए महाराजा सुहेल देव, निषाद राज, उदा देवी, भीमराव अंबेडकर, मतलब और तमाम, सावित्री बाई फुले, तमाम ऐसे जो सामाजिक नायक थे, जो एक विशेष समुदाय वंचित, जिसे हम वंचित तबका कह सकते हैं समाज का, वो तबका जो पायदान में पीछे खड़ा हुआ है सामाजिक सुविधाओं के हिसाब से, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, आप उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ जी, और उनके जो नायक थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनाने की कोशिश की, और उनके जरिए
एक जिसे बार बार मैं मानता हूं कि एक जो सब अल्टर्न हिंदुत्व की एक व्यापक अवधारणा के तहत उनको साथ लाने की कोशिश की, और जिसमें जो लाभार्थी योजनाओं का जो लाभ था और तमाम जो एक लाभार्थी वर्ग बना, वो उन सब ने मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जीत दिलाने में लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जीत में सफलता हासिल हुई। हाँ, जहां तक आपने बात की 2024 की अपने उद्बोधन में, निश्चित रूप से एक बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी की, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में हम बात करें तो, कि जो पीडीए का फॉर्मूला था उसके आधार पर, और अयोध्या जैसी आप कहें कि जो सामान्य सीट थी वहां पे एक दलित, जो गैर जाटो दलित पासी समुदाय के अवधेश पासी को जो है वो टिकट देके, और वहां से समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन था उसको एक बड़ी सफलता हासिल हुई लोकसभा चुनाव में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आप कहें गठबंधन का नहीं था। उस चुनाव में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसका फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को हुआ, वो था एक भय पैदा होना पिछड़े और दलित समुदाय के बीच कि अगर ये वापस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी। तो ये बड़ा भय था, और जिसे आप कहें कि उसने बाकी जो कारक थे, निश्चित रूप से एक रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने गैर यादव जो पिछड़े थे उनको और जो है अति दलितों को अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको टिकट वितरण में उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी, उसका भी फायदा हुआ। लेकिन मुझे लगता है जो एक ब्रॉडर ग्रैंड नैरेटिव था वो था कि ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसा फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसा कोई ग्रैंड नैरेटिव विपक्ष के पास अभी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि संत रविदास की यात्रा में, क्योंकि यहाँ पे 21% के करीब 20-21% के करीब दलित आबादी है, दलित समुदाय की, और उसमें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बहुजन समाज पार्टी की जो भूमिका थी, मायावती की जो भूमिका थी दलित मोबिलाइजेशन में या जो है सामाजिक न्याय की राजनीति में, वो जिस प्रकार से कम हो रही है, तो सभी जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी सामाजिक नायक को एक प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में ला रही है। अखिलेश यादव की बात करते हैं। जैसा आपने भी कहा कि एक नैरेटिव था जो लोकसभा चुनाव में चला आरक्षण का, लेकिन ये बात तो है कि एक एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव ने किया कि जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी उन्होंने दलित उम्मीदवार उतारे, और विधानसभा में ये माना जा रहा है कि वो इसे और बड़े स्तर पर करने की तैयारी में हैं। आपको लगता है कि वो अखिलेश यादव ये प्रयोग अगर करते हैं, जनरल कैटेगरी की सीट पर दलित उम्मीदवार को, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारना, ये उनके पीडीए फार्मूले को मजबूती देगा? और एक सप्लीमेंट्री सवाल है, उसका जवाब आप सेकंड नंबर पे ही दीजिएगा कि क्या ये खतरा भी है कि इससे उनके पारंपरिक जो उनका वोट है उसमें कोई असंतोष पैदा हो? नहीं, मुझे लगता है, देखिए आज जो अगर आप जो है सामाजिक न्याय की राजनीति को देखें, या जो पारंपरिक रूप से जो पिछड़ा या वंचित वर्ग है, कहीं न कहीं वो अब सिर्फ जो टोकनिज्म की राजनीति है उससे संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। उसको अब जो है जो सत्ता है उसमें भागीदारी चाहिए, और सिर्फ मुझे लगता है कि लाभार्थी योजनाओं से या सिर्फ जो है नीतियों से या सिर्फ प्रतीकों से उनको अपने पक्ष में बहुत दिन तक नहीं रखा जा सकता। और मुझे लगता है कि इसका फायदा हुआ जिस प्रकार से, और सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के जो है संगठन में जो है किस समुदाय की भागीदारी को की तुलना कर लीजिए, आज क्या भागीदारी है और 2014 के पहले क्या भागीदारी थी, और या सरकार में जो है जो सामाजिक भागीदारी की आप विश्लेषण कर लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा किया
और अखिलेश यादव ने उससे सीखते हुए 2024 में जो एक मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अखिलेश यादव को ये चिंता थी कि जो उनके दल पर एक सिर्फ यादव और मुसलमान की पार्टी का एक मुहर लग गई है, एक लेबल लग गया है, जिससे बाकी जो 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 जातियां हैं इस समाज में वो उनसे जुड़ने से जो है दूर भाग रही हैं। तो वो कोर्स करेक्शन करने में जो है अखिलेश यादव सफल रहे और उन्होंने वास्तविक जो है टिकटों में उनको स्थान दिया। तो ये अपने आप में एक संदेश निश्चित रूप से देता है। दूसरी बात आपने जो कही कि बाकी जो दल बाकी जो अन्य जातियां हैं जिनके नाराजगी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये खतरा तो हमेशा बना रहता है। लेकिन आप देखें जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, तो जो ब्राह्मण समुदाय से हैं, अपनी पार्टी तो का वो नेता विपक्ष बनाया और अपनी पार्टी का पहले, हाँ जी, सॉरी, हाँ, पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाए, फिर अभी जो है नेता प्रतिपक्ष जो है समाजवादी पार्टी का बनाया। तो ये अपने आप में जो है एक संदेश है कि हाँ, जो जो उच्च जातियां हैं पायदान की, उनको या अन्य जो जातियां हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से जोड़े रखा जाए। और जो आप देखिए इसमें माहिर थे मुलायम सिंह यादव, कि उनके पास जहां जनेश्वर मिश्र थे, वहीं उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा भी थे जो अति पिछड़े से आते थे, वहीं उनके साथ जो है तमाम ऐसे नेता, मोहन सिंह थे जो एक पूर्वांचल की राजनीति करने के साथ ही एक जो है ठाकुर नेता के रूप में, एक राजपूत नेता के रूप में उनके साथ थे। तो अमर सिंह थे, ठाकुर अमर सिंह बाद में आए, जी हाँ, बाद में अमर सिंह आए। तो इस प्रकार की राजनीति जो है वो मुलायम सिंह यादव ने और बहुत ही सफलता से जो है कर पाने में वो सफल रहे उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक प्रयोग जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं और वो इसको खारिज भी नहीं करते हैं कि जाति जो है वो सबसे बड़ा सामाजिक यथार्थ है उत्तर प्रदेश का। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर जो है इन जातियों को साधा जाए। लेकिन आप देखिए, जैसे एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खड़ी हुई, खासकर जब यूजीसी रेगुलेशन आया और जिस प्रकार से अगड़ा वर्षित पिछड़ा जो है एक विभाजन होता हुआ नजर आ रहा था, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस रेगुलेशन पे रोक लगा दी। तो मुझे लगता है कि ये जो है किस प्रकार से राजनीतिक समीकरण साधना, ये सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नहीं कर पाया, आप कांग्रेस की स्थिति आप देख सकते हैं कि वो कहीं न कहीं पीछे छूटता चला गया। जी, चलिए आगे आते हैं तो चंद्रशेखर की बात करते हैं। हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, 2024 में तो सांसद बन गए चंद्रशेखर, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि जो दलित एट्रोसिटीज़ के जो मसले हैं, दलितों के खिलाफ जो मामले होते हैं, उन मामलों पर बेहद आक्रामक अंदाज में सीधे सड़कों पर उतरते हुए चंद्रशेखर नजर आते हैं। अब उनके बरक्स मायावती की पॉलिटिक्स जो है वो सोशल मीडिया में और प्रेस रिलीज में और कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कुल मिलाकर चार दीवारी के अंदर सिमटी हुई नजर आती है, जहां से वो अपने पुराने अंदाज में सलाह दे रही होती हैं अपने समाज को या फिर सरकार को, विपक्षी पार्टियों को। आप कैसे देखते हैं मायावती जैसी पार्टी, जिसे हम आज भी जब मायावती की राजनीति में बात शुरू करते हैं तो ये कहते हुए हिचकते हैं कि उनके पास से जो उनका दलित वोट है वो पूरी तरह खिसक जाएगा, ये कहते हुए हिचकते हैं। लेकिन जो आंकड़े दिखाते हैं वो लगातार चुनाव दर चुनाव वो एक ढलान पर हैं अपने वोट परसेंटेज को लेकर। और पिछले चुनाव में तो उनका जो परंपरागत दलित वोट है वो भी बहुत सिंगल डिजिट पे उनका वोट परसेंटेज आ गया है। अब तो जाटव वोट शायद उनके साथ है बस, कुल मिलाकर। तो आप ये चंद्रशेखर की आक्रामकता को और मायावती के अपने उस पुराने अंदाज को की तुलना जब करते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या युवा दलित ने खास तौर पर या फिर दलित समाज ने सामूहिक तौर पर चंद्रशेखर में अपना एक नया नायक देख रहा है वो समाज, या फिर अभी भी मायावती के साथ है?
देखिए, मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ा जो एस्पिरेशनल दलित यूथ है, मतलब जो ऐसा दलित जो आप कहें सेकंड जनरेशन जो है, जिनको रिजर्वेशन का फायदा हुआ, जिनको सरकार की योजनाओं का फायदा हुआ, तो जो एक बड़ा यूथ है वो निश्चित रूप से एक विकल्प की तलाश कर रहा है। और उसको चाहे वो डेवलपमेंट विकास की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने पक्ष में लाने में सफलता हासिल की थी, जिसको अब चुनौती मिल रही है। और आप देखें कि मायावती की निष्क्रियता के बाद जिस तरीके से लोकसभा में उनके पास कोई सांसद नहीं है, विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, अब जो जाटो वोट है वो भी कहीं न कहीं उनका सिमटता जा रहा है। तो ऐसे में एक उम्मीद बनी थी आकाश आनंद को लेके जब मायावती ने लाया था, क्योंकि दलित आज भी बहुजन समाज पार्टी के पीछे लामबंद है, आज भी जो है मायावती के पीछे लामबंद है, क्योंकि निश्चित रूप से काशीराम और बसपा ने जो है एक दलित राजनीति को एक नए मुकाम पे वो ले गए। दलित एसेशन को आप कहें कि जो मायावती का जिस तरीके से जो एक बर्थडे मनाया जाता था उस ग्रैंड स्तर पे, जिस तरीके से उनको हार का तोहफा दिया जाता तो एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे जो है मायावती और बीएसपी उत्तर प्रदेश में ले गई। तो अभी भी वो उनके पीछे उनका साथ पूरे उससे नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन एक युवा है जो एस्पिरेशनल है, वो कभी उसको लगता है कि नहीं जो है विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश को आगे ले जाएगी, डबल इंजन की सरकार है, जो हमारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है, तो वो उनके तरफ जा रहा है। लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं ये उनको समझा दिया गया कि नहीं आरक्षण खत्म कर देंगे, आपको मिलने वाले लाभ खत्म हो जाएंगे, तो वो सपा और बसपा गठबंधन के पास गया। तो वो विकल्प की तलाश में भटक रहा है। निश्चित रूप से जो चंद्रशेखर का जो व्यक्तित्व है, वो मुझे लगता है कि उनको और संगठनात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता है, और सिर्फ सोशल मीडिया पे। और उनकी जो अपील है वो मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दलित को लेके है, और उसके अलावा जो वो वर्ग है जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स पे एक्टिव है, जमीन पे उनको एक कोशिश वो कर रहे हैं कि जो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जिसका उनको फायदा हुआ और ये इस बार सांसद बनने में सफल हो गए, जो कभी इस कॉम्बिनेशन पे जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन और दलित को साथ लेके अजीत सिंह और आरएलडी राजनीति करती थी, तो ये दलित और मुस्लिम्स को साथ लेके एक कॉम्बिनेशन बनाने की वहां कोशिश कर रहे हैं, एक सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि और कुछ दलित युवा निश्चित रूप से उनमें एक लीडरशिप देखता है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उनको देखता है, लेकिन अभी चाहे वो संगठन के रूप में हो, चाहे जमीनी स्तर पे हो, जो एक मोबिलाइजेशन की आवश्यकता है, और या उस चंद्रशेखर के पास वो आप कहें कि वो ग्रैंड करिश्मा नहीं है कि बिना जमीनी स्तर पे संगठन के काम करने के बावजूद दलित आपके पीछे लामबंद हो जाए। जिस तरीके से आप देखिए कि जब तक आकाश आनंद को हटाया नहीं गया था, पिछले 2024 के ही लोकसभा चुनाव में बीच में जैसे उनको हटाया गया, उस समय एक बड़े स्तर पे जो है दलित युवा उनमें अपना लीडर देख रहा था। तो एक नुकसान हुआ मायावती को और बहुजन समाज जो मूवमेंट था उसको, लेकिन फिर अब वापस लाया गया। लेकिन अब उनकी वो जो एक डेंट था उनके जो है करिश्मे को, वो मुझे लगता है कि वापस गेन कर पाने में वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। एक बात बताइए डॉक्टर साहब की क्या जिस तरीके से दो पक्षीय चुनाव ही हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, लोकसभा में भी दो पक्षीय चुनाव ही हुआ ना, एक मात्र चंद्रशेखर चलिए उन्होंने अपनी एक सीट निकाल ली, लेकिन क्या दलित समुदाय जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन या बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन है अखिलेश यादव की अगुवाई वाला,
इन्हीं में मोटे तौर पर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और फिर इनमें से किसके पास जाता है वो एक अलग सवाल है। मेरा अभी फिलहाल सवाल यह है कि क्या मायावती, चंद्रशेखर, इन्हें मिलने भी वाला है वोट, या वोटर अब डिसाइड कर चुका है कि भैया या तो दो पाले हैं, उनमें से किसी एक के अंदर ही हमें अपनी हिस्सेदारी तलाशनी है, माने बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ, या फिर अखिलेश यादव के साथ या अखिलेश यादव के खिलाफ? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बहुत ही गतिशील है, डायनेमिक है, और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी है, आप कह सकते हैं। तो और उत्तर प्रदेश का हम पूरे देश में देखें तो टीवी के जैसा जो है दल एकदम राजनीति में आता है और जो है वो उनकी सरकार का गठन हो जाता है। तो ऐसे में अभी से मन बना लिया है दलित कि वो किसके पक्ष में जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आज अब कोई भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें और जो सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है उसमें अब जो दलित है या वंचित है या अति पिछड़ा है या अति दलित है, वो अपने सारे कोशिश कर रहा है कि उसको वो किस दल के साथ या किस गठबंधन के साथ रहने में उसको लाभ है, राजनीतिक लाभ है, और उसको वास्तविक राजनीतिक लाभ है। और इसी वजह से आप देखिए कि 2024 ने एक और बड़ा संदेश दिया था, जिसने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक जातीय दल थे, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो अपना दल हो, जो एक जाति पे राजनीति कर रहे थे, उनको भी एक बड़ा झटका लगा था, उनके नेतृत्व को चुनौती दी गई थी। तो वो सारे, अब आप देखिए कि संजय निषाद से लेकर ओपी राजभर सब अपने अपने वापस जो है जो खोया हुआ जनाधार है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा अभी 6-7 महीने हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने भी ये वंचित और शोषित जो वर्ग है वो अब इतना सजग और सतर्क हो गया है कि वो ये देख सकता है कि वास्तविक राजनीतिक लाभ किस गठबंधन में या किस दल के पीछे जाने में है। वो क्योंकि ऐसी स्थिति में जब केवल पहचान की राजनीति हावी नहीं है, पहले ठीक है, लगता था कि उनकी जो दलित पहचान है और उसकी जो राजनीति है उसका सबसे जो है जोरदार तरीके से उसका प्रतिनिधित्व मायावती कर सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, तो उसके पीछे वो लामबंद था। लेकिन आज कहीं न कहीं वो जो एस्पिरेशंस उसकी जो बढ़ गई हैं, और उसके अलावा ऐसा कोई मजबूत जो पहचान की राजनीति करने वाला विकल्प नहीं है, तो आखिरी दौर तक मुझे लगता है कि वो कोशिश करेगा। और यही वजह है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जो है अति पिछड़े और दलित को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम ये राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक सवाल और कि राहुल गांधी का भी एक अलग दलित आउटरीच प्रोग्राम हम देखते हैं देश भर में चल रहा है, और पिछले कई महीनों से चल रहा है। खास तौर पर भाई उनकी पार्टी के अध्यक्ष दलित समुदाय से आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राहुल गांधी यूपी में जाते हैं तो दलित छात्रों के पास चले जाते हैं, बिहार में जाते हैं दलित छात्रों के हॉस्टल में चले जाते हैं, मुंबई में जाते हैं तो दलित समुदाय के लोगों से, युवाओं से मिलते हैं। एक पूरा देशव्यापी एक आउटरीच चल रहा है। उसका फायदा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते अखिलेश यादव के पाले को होगा, या आपको लगता है कि ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एजेंडा है जो सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान की वजह बन सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि खासकर मैं ये मानता हूं, और बहुत लोग मुझसे इससे सहमत नहीं होते मेरे इस विचार से, कि 2024 में भी जो एक ग्रैंड नैरेटिव बना आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और जो उसकी ही सफलता रही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सफल रहा, वही एक एजेंडा था जो राहुल गांधी ने पुश किया। कि राहुल गांधी को देखिए, वही दलित और पिछड़ा जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होता है तो साथ नहीं आता है। वो जो है वो केमिस्ट्री नहीं बन पाती है। लेकिन
वही जो है दलित और अति पिछड़ा जब जो है एक बड़ा ग्रैंड नैरेटिव लेके कांग्रेस पार्टी आती है, राहुल गांधी आते हैं, और उसके पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो रहती है, तो मुझे लगता है कि बड़ा वर्ग जो है सिर्फ दलित और अति पिछड़ा ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज का भी, मुसलमान का भी, खासकर महिलाएं, तो ये राहुल गांधी के उस पूरे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, भारत जोड़ो यात्रा और उनके जो दलित आउटरीच या अन्य जो उनके आउटरीच प्रोग्राम्स है, सोशल आउटरीच, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। और ये अखिलेश यादव जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत हाँ, कांग्रेस ने अपना गठबंधन खुद, अपना संगठन खुद मजबूत करने की कोशिश नहीं की, और पता उसके पीछे मेरा कोई मुझे तर्क या वो नहीं समझ में आता है कि तमाम उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, प्रियंका गांधी को लेकर, दिग्विजय सिंह को इंचार्ज बनाकर, और तमाम एक्सपेरिमेंट, दो लड़कों की जोड़ी से लेके लड़कियों लड़ सकती हूं तक, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए कोई, मुझे लगता है, गंभीर प्रयास कांग्रेस लीडरशिप से नहीं की गई। तो लेकिन ये कोई भी अगर वो जमीन पे देख रहा है तो इससे इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से 2024 में हुआ, और यही प्रमुख वजह रही है, एक मैं मानता हूं, कि जो दलित ने विश्वास कर लिया यादवों पे। इसमें भी हो सकता है क्या? छोटा जवाब 27 में भी हो सकता है क्या ऐसा? वो देखिए, अगर मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत डायनेमिक है, गतिशील है, तो हो सकता है अगर दोनों दल मिलके किसी एक कॉमन एजेंडे को लेकर अगर वो प्रयास करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण आपने उसका एक बिग पिक्चर हमें समझाया। आप दोस्तों लगातार देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह, जैसे हर दल को ये लग रहा है कि ये एक बड़ा वोट है, वो ये समुदाय एक बड़ा वोट है जिसको अपने पाले में करने से उनकी जीत की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल हो, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, या फिर चंद्रशेखर, मायावती, तमाम पार्टियां अपने पाले में उन्हें करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जीतोड़ कोशिशों में लगी हैं। महेंद्र सिंह जी ने हमें समझाया कि ये वोट फिलहाल दलित समुदाय क्या सोच रहा है और आने वाले दिनों में 2 विधानसभा चुनाव के वोटिंग शुरू होने तक किस तरह का रुख अपना सकता है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।